नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम एग्ज़ाम के हिसाब से एक्सेल के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बार बार में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपको दिया गया है, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कैलकुलेशन करने का काम होता है और कैलकुलेशन करने के लिए हम इसके अंदर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो एक्सेल में जो सभी फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूलों को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया आपको बराबर का, प्लस का, हैश का और एट दी रेट का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका वो है आपका ए विकल्प। यानी हम एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूले को शुरू करते हैं तो हम उससे पहले प्रतीक के रूप में या चिन्ह के रूप में बराबर के निशान का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रश्न को हम समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी कॉलम के अंदर जब हम कुछ लिख देते हैं, एक्सेल के अंदर किसी कॉलम की किसी सेल में जब हम कुछ लिख देते हैं और लिखने पर हमारा जो मैटर होता है वो मैटर जब सेल की चौड़ाई की तुलना में बड़ा होता है तो उस केस में एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो भी हम संख्या लिखते हैं तो वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो अलग तरीके से दिखाई देती है। यानी हमें प्रॉपर संख्या जो हमने टाइप की है वो संख्या हमें नहीं दिखाई देती है। तो हमसे यही पूछा गया कि एक्सेल के अंतर्गत जब हम कोई जानकारी को प्रदर्शित करते हैं तो जानकारी को प्रदर्शित करने पर जब वो पर्याप्त बड़ी होती है सेल की चौड़ाई की तुलना में तो फिर वो कैसा प्रदर्शन करके हमें बताती है, किस प्रकार से वो प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है हैज हैज हैज। इसके अलावा स्टार दिया गया है, एंड दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका हैज हैज हैज, ए विकल्प। यानी संख्या जब बड़ी होती है और सेल की जो चौड़ाई है वो कम होती है, उसका स्पेस कम होता है तो हमारी संख्या हैज 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 के साइन में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट आपका एक फॉर्मूला है, सूत्र है ये। तो इसके कार्य के बारे में पूछा गया है कि ये क्या करता है। तो विकल्प यहाँ पे दिया गया है, सभी संख्याओं को जोड़ता है, उन कक्षों की गिनती करता है जिसमें संख्यात्मक मान होते हैं, संख्याओं का औसत निकालता है, संख्याओं को गुणा करता है। तो इसका सही आंसर है काउंट फंक्शन उन कक्षों की गिनती करता है जिसमें संख्यात्मक मान होता है। यानी संख्याओं की गिनती करने का काम करता है। संख्यात्मक मान का मतलब संख्याओं की गिनती करने का काम करता है कि एक्सेल के अंदर की वो जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो कितनी है। तो हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल 2019 में फॉर्मूला लेन है, ये भी आपका एक सूत्र है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लेन फॉर्मूला है जिसमें कि अंदर लिखा हुआ है VMOU एट दी RSCIT, तो इसका परिणाम है वो क्या होगा। तो भैया जो लेन फॉर्मूला होता है ये कि जो भी मैटर लिखा हुआ होता है, जो भी टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ होता है उसकी लेंथ को बताने का काम करता है। लेंथ फॉर्मूले का काम क्या है, लेंथ को बताना। तो यहाँ पर VMOU एट RSCIT जो लिखा हुआ है इसमें कितने अक्षर हैं या कितनी लेंथ है इसकी वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनको गिन करके आपको बता देना है। जैसे VMOU में 4 लेटर हैं, एट दी है 1 लेटर और RSCIT में 5 है। तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 10 लेटर हो गए। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो 10 है। बाकी आपको विकल्प में यहाँ पे 14, 11, 10, 12 ये दे रखे हैं। तो सही आंसर हमारा
10 हो गया। अगला हमारा प्रश्न है एक्सेल 2019 में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जा सकता है। पेन्स को फ्रीज कैसे किया जा सकता है, तो फ्रीज पेन एक ऑप्शन है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एक्सेल के अंतर्गत जो भी रो और कॉलम के अंदर जो डेटा होता है तो उस रो कॉलम को हम इसके द्वारा फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है उसमें आपसे स्टेप के बारे में पूछा गया कि कैसे फ्रीज कर सकते हैं, कहाँ पर जाना होगा और किस पर क्लिक करना होगा। तो विकल्प है यहाँ पर व्यू टैग पर क्लिक करके फ्रीज पेन को चुनेंगे, कंट्रोल के साथ F दबाएंगे, सेल पर राइट क्लिक करके फ्रीज चुनेंगे और इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन को चुनेंगे। तो व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर फ्रीज पेन ऑप्शन होता है, उस पर जाके आपको क्लिक करना है। इसके बाद आगे भी आपको कॉलम फ्रीज करने हैं, रो फ्रीज करने हैं, फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है या फिर फर्स्ट रो फ्रीज करनी है, ऐसे आपको ऑप्शन दिए होते हैं। तो आवश्यकता अनुसार उनका हम चुनाव करते हैं। तो इस प्रश्न का फिलहाल जो सही आंसर है वो आपका ए विकल्प है। अगला प्रश्न है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। भैया जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती है उसमें इस तरीके से कुछ खड़े खाने होते हैं, इस तरीके से इनको अपन कॉलम बोलते हैं, और कुछ इस तरीके से आड़े खाने होते हैं, इनको अपन रो बोलते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो इस तरीके से हो गए ये वाले खाने, और वर्टिकल का मतलब इस तरीके से ये वाले खाने हो गए ऐसे। तो इन खानों, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती हैं इनको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है सेल, शीट्स, ब्लॉक लाइन और ग्रिड लाइन। तो ये जो खाने होते हैं जो कि लाइनों के द्वारा बने होते हैं इनको अपन ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका ग्रिड लाइन है। अगला प्रश्न है किसी MS एक्सेल में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को कौन से चिन्ह, यहाँ पे खालिस्तान दिया है, कौन से चिन्ह के द्वारा पृथक किया जाता है। तो एक्सेल के अंदर जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूले के अंदर हमें प्रारंभ का सेल एड्रेस और अंत के सेल एड्रेस को लिखना होता है, और उसको पृथक करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम जिस चिन्ह का यूज करते हैं उसका नाम है कॉलन। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है बी विकल्प। इस चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सेल के प्रारंभ और अंत में लिखे गए सेल एड्रेस को या सेल के पते को अलग करते हैं या फिर अलग करके दिखाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में फॉर्मूला लेन। देखो ये लेन का फॉर्मूला फिर पूछा गया, लेंथ बताता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो भी लिखा होता है उसकी लेंथ बताता है। तो आप अंदर के अक्षरों को गिन लीजिए, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे VMOURSCIT लिखा हुआ है, तो इन अक्षरों की लेंथ कितनी है, 9, यानी इसमें 9 लेटर हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है आपको पूछा गया है MS एक्सेल 2019 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है, यानी चार्ट के अंतर्गत जो डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य बताता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए लीजेंड, चार्ट शीर्षक, डेटा लेबल और ग्रिड लाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डेटा लेबल, सी विकल्प। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया जाता है। देखो फ्रीज पेन ऑप्शन का पहले भी प्रश्न आया था, दोबारा भी पूछा गया है। तो फ्रीज पेन जो कमांड है इसका उपयोग पूछा गया है कि भैया ये काम क्या करता है। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, ये रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के काम में आता है या स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि वो रो कॉलम वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, स्थायी हो जाए एक जगह पर और उसे हम प्रॉपर तरीके से देख पाएं। तो रो और कॉलम शीर्षक है उनको स्थिर करने के लिए ही आप फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका MS एक्सेल 2019 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल के पते को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है।
तो शीर्ष का मतलब ऊपर की तरफ सबसे बाईं ओर दिखाई देने वाला जो सेल का पता होता है। ठीक है, सेल क्या होती है, जब इस तरीके से कॉलम होते हैं और ये रो होती हैं, तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो ये जो खाना हो गया, इस पूरे खाने को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे खाने को हम एक सेल बोलेंगे। तो ये वो जगह है जहां पर हम कुछ लिखते हैं और इसको सेल बोला जाता है। हिंदी में इसको खाना बोलते हैं पर नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे इनका नाम होता है कॉलम का ए बी इस तरीके से, और रो का नाम होता है 1 2 ऐसे। तो ये जो जगह है ये आपकी क्या हो गई, ए कॉलम और 1 नंबर की रो, यानी A1 इसका नाम हो गया। तो यहाँ पे सेल के पते का मतलब क्या है, सेल का नाम। तो जो शीर्ष बाईं और सबसे बाईं और जो सेल का पता होता है उसका नाम होता है A1। यहाँ पे विकल्प है A1। इसके अलावा ये एक वेबसाइट का एड्रेस लिख के दिया है www.vmu.ac.in। इसके अलावा AZ और इसके अलावा 1A। तो इसका सही आंसर है A1। A1 का मतलब ए कॉलम और 1 नंबर की रो होती है ये A1, इसका सेल का सही पता है, जो कि शीर्ष सबसे बाईं और किसी भी एक्सेल की शीट में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, MS एक्सेल 2019 में यदि आप उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो फिर आप खालिस्तान का उपयोग करेंगे, यानी कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है कि भैया हमें एक्सेल के अंदर कोई डेटा दिया गया है और उनमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन पंक्तियों के अंतर्गत किसी विषय में, एक विषय में 70 से अधिक अंक वहां पर जिन बच्चों ने हासिल किए गए उनका डेटा दिया गया है। तो हम क्या चाहते हैं कि 70 से अधिक अंक हासिल करने वाले बच्चों को हम क्या कर दें, अलग कर दें। तो इनको अलग करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ये इस प्रश्न में पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया है फिल्टरिंग, फ्रीज पैन, मेल मर्ज, लीजेंड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 70 से अधिक अंक हासिल किए बच्चों के डेटा को अलग करना। तो इसके लिए हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टरिंग या फिर फिल्टर, दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। सही आंसर है इसका फिल्टरिंग, जो कि ए विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई को मापा जाता है। एक्सेल में खानों की चौड़ाई का मतलब वही, जैसे इस तरीके से ये आपके कॉलम होते हैं, ये आपकी रो होती हैं, और इसके अंदर ये जो खाना बन गया इसको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया कि खानों की चौड़ाई, खानों का मतलब इनकी, ये जो खाने हैं इन खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई को मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो इनकी लंबाई चौड़ाई को मापा जाता है पिक्सल के अंदर। यहाँ पे आप रो कॉलम की चौड़ाई भी बोल सकते हैं इसको, रो कॉलम की चौड़ाई को पिक्सल के अंतर्गत मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका बी विकल्प है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल शीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल की संख्या जिसमें 40 से ज्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग लेना होगा। अब इसके अंदर आपसे फॉर्मूले के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमें ये बताएगा कि एक्सेल की एक शीट के अंदर कुछ सेल ऐसी दी गई हैं जिनके अंदर संख्या में 40 से ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, यानी 40 नंबर से ज्यादा नंबर कुछ सेल के अंदर लिखे हुए हैं। ये हम कौन से फॉर्मूले के द्वारा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है, और कंडीशन के लिए हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं। तो जिस भी फॉर्मूले के लास्ट में इफ लग रहा हो वो आपको देख लेना है। यहाँ पे लेन, वी लुकअप, काउंट और काउंट इफ, यहाँ पे ये 4 फॉर्मूलों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बोला गया है, उन संख्याओं को बताना है, यानी गिनना है, गिन करके बताना है जिसमें 40 से ज्यादा नंबर है। तो गिनने के लिए काउंट, और कंडीशन है 40 से ज्यादा वाले ही बताने हैं तो इफ लगा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट इफ। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा करके इस तरीके से आप प्रश्न का आंसर ढूंढ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है,
MS एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। शेप आउटलाइन फीचर के द्वारा हम क्या बदल सकते हैं? शेप आउटलाइन जो फीचर है ये किससे रिलेटेड है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट के अंतर्गत आप इससे किसी भी शेप का आउटलाइन कलर या फिर उसकी चौड़ाई वगैरह में बदलाव कर सकते हैं। तो शेप आउटलाइन फीचर से हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है फिल कलर, आउटलाइन कलर तथा विड्थ, 3D रोटेशन, फ्लिप एंड शेप। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आउटलाइन कलर तथा विड्थ। तो बी जो विकल्प है वो आपका एकदम इसका सही आंसर है। ये क्या करता है? शेप आउटलाइन फीचर के द्वारा हम किसी भी शेप का आउटलाइन कलर बदल सकते हैं और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई को बदल सकते हैं। तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखें, अच्छे तरीके से समझ करके आप इस क्लास को आप देखें। फिलहाल हमारी ये जो क्लास है इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद।